अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है नितिन गडकरी मैड इन इंडिया ईवी कार्स। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है नितिन गडकरी मैड इन इंडिया इलेक्ट्रिक कार्स टेस्ला। ये हमारी आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रायोरिटी है और इससे उसका फायदा होगा। आप कोशिश कर रहे थे कि टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में लग जाए। अभी अनाउंसमेंट आई कि टेस्ला तो इंडोनेशिया जा रहा है। सिंबॉलिकली अगर इलॉन मस्क इंडिया में आते और उनकी फैक्ट्री लगती, क्या आपको लगता कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अडॉप्शन में एक बड़ा इंडिकेशन होता उनका इंडिया की जगह इंडोनेशिया जाना? एज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आप उसको कैसे? आप अभी कल दिल्ली जाओ और एक बार ऑटो एक्सपो में जाओ और इलेक्ट्रिक कार देखो। मैं अब कंपनियों के नाम नहीं लेता, मैंने लॉन्च की बहुत सी। मैंने हमारे भारतीय उद्योजकों को एक बार नाराज होकर कहा था, कॉस्ट सेंट्रिक मत बनो, क्वालिटी सेंट्रिक बनो। और आज हमारे कंपनियों का मार्केट शेयर बढ़ गया और बेस्ट क्वालिटी की कार वहां है, कोई टेस्ला से कम नहीं है। टेस्ला का स्वागत है, रेड कारपेट है। पर वो कहेंगे कि चाइना में बनाएंगे और हिंदुस्तान में बेचेंगे और हमको कंसेशन मिले, ये कैसे संभव है? वो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करें। हमारी 7.5 लाख करोड़ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। देश को सबसे ज्यादा जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार को देने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, 4.5 करोड़ युवकों को जॉब देने वाली इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हमारा एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा करने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और आज मैं आपको बताता हूं, मैं ये बात कह चुका हूं कि पहले हम वर्ल्ड में चौथे नंबर पे थे। पहले नंबर पर यूएसए था, दूसरे नंबर पर पहले नंबर पर चाइना था, दूसरे नंबर पर यूएसए था, तीसरे नंबर पर जापान था, चौथे पर हम था। अब मैं इस विभाग का मंत्री हूं, मुझे बहुत खुशी है। कल मैंने सभी स्टेक होल्डर्स को धन्यवाद दिए। अब हम जापान को पीछे डालकर तीसरे नंबर पर गए। अब इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक ट्रक सब मैंने देखी, हाइड्रोजन। मैं आपको बताता हूं कि 5 साल के अंदर, वैसे मैं बोलता हूं वो बातें 100% होती है, तो 5 साल के अंदर वर्ल्ड में नंबर 1 का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बनेगा और इंडिया से सब एक्सपोर्ट होगा। हम लोग बिजनेस टुडे के बैंकिंग समिट में बैठे, सुबह से जो सेशंस हो रहे थे उसमें चर्चा कई मर्तबा इस बात पे हुई कि जो होलसेल क्रेडिट ऑफटेक है, यानी कि जो कि बड़े उद्योग हैं, वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया की स्टोरी में। जब आपकी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया तो एक्सपेक्टेड था कि इससे इन्वेस्टमेंट साइकिल एक किक ऑफ होगा। वो अब तक जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ। उसकी कुछ वजह ये भी है कि पैंडेमिक भी हुआ, रशिया यूक्रेन की वॉर भी हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट साइकिल को किक ऑफ करना है, आपके क्या पॉलिसी सजेशंस या आइडियाज होंगे जिससे आपको लगता है कि इंडिया इंक दोबारा जिस रफ्तार से इंडिया की इन्वेस्टमेंट स्टोरी में इन्वेस्ट करना चाहिए वो स्टार्ट हो? देखिए, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और कोई भी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से आती है। और इंडस्ट्री वहीं आती है जहां वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और जहां इन्वेस्टमेंट आएगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, वहां एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल आएगा। और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल आएगा, वहां ग्रोथ रेट बढ़ेगा, पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा और इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी होगी। मेरे हिसाब से आज हमारे यहां सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट रूरल, एग्रीकल्चर और ट्राइबल इंडिया में होने की जरूरत है। जैसे टूरिज्म है जो ग्रामीण रूरल एरिया में है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है, अगर ये बचाकर गांवों में अगर हम ऊर्जा तैयार करेंगे, हाइड्रोजन, इथेनॉल, तो स्वाभाविक रूप से हमारी ग्रोथ रेट बढ़ेगी। एक बात मैं आपको बताता हूं जो मेरे डिपार्टमेंट की है। अब मुझे इन्वेस्टमेंट, डोंट टेक इट अदर वे, मैं एरोगेंट नहीं हूं, तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, इतना पैसा है मेरे पास, लाइन लगा के लोग पड़े हैं। अभी मैं इनवीट मॉडल में, मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1 महीने भर पहले हमने हमारा बॉन्ड इश्यू इनवीट में लॉन्च किया। 10 दिन का टाइम था और 10 दिन के बाद मुझे बॉन्ड इश्यू क्लोज करना था। तो मैं अपने परिवार के साथ गोवा में गया, तो पहले दिन 7 घंटे में 7 आवर्स में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। अब मैं 8.50% रिटर्न दे रहा हूं, बैंक वाले मेरे ऊपर नाराज होंगे।
मैंने पहले आपको कहेंगे 2 धंधे मैंने अभी खराब किए। पहले परफॉर्मेंस गारंटी बैंक देती थी, मैं पीछे पढ़ के अभी इंश्योरेंस बॉन्ड लाया, तो नेचुरली अब बैंक को वो परफॉर्मेंस गारंटी का बिजनेस कम होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि अब ये देते 7% इंटरेस्ट या 6.5%, मैं दे रहा हूं 8.5%, वो भी 10,000 रुपए तक भी आप डाल सकते हो और इंटरेस्ट महीने में दूंगा आपका अकाउंट में। तो NHAI AAA रेटिंग, और मुझे कोई पैसे की, मैं 5 लाख करोड़ के रोड बनाता हूं और मेरा टोल इनकम अभी 40,000 करोड़ है और 2 साल के बाद 1,40,000 करोड़ होगा और मैं मोनेटाइज करता हूं रोड को और देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक को भी हमको 25-25 हजार करोड़ रुपए बिल्कुल तुरंत देते हैं, तो पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात जरूर है कि देश में इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए और एक बात सच है कि हमारे यहाँ मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को स्वीकार किया है, उससे बड़े प्रमाण पर ये टेक्नोलॉजी आ रही है। ये जनाब वही इस अंदाज, वही स्टाइल, कॉन्फिडेंस के 5 साल के अंदर 100% इंडिया हब बन जाएगा इलेक्ट्रिक के हवाले से। अच्छा, बहुत ज़्यादा फोकस है अपने काम में इन्हें, बहुत ज़्यादा डिटेल इन्हें पता है अपने काम की, बहुत ज़्यादा आंकड़े पता है इन्हें अपने काम के, बहुत ज़्यादा रिसर्च है इन्हें अपने काम को लेके कि किस किस तरीके से। अच्छा, इन्होंने पिछली कुछ वीडियोस में भी हमें पता चला था कि इन्होंने ये बताया था कि इन्होंने अपना पूरा फोकस रूरल एरियाज़, किसानों के ऊपर फोकस रख दिया है, क्योंकि हिंदुस्तान, पाकिस्तान अगर भी शामिल किया जाए, हिंदुस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब है कि एग्रीकल्चर के हवाले से काम होता है, बहुत बड़ी आबादी। हम शहरों में रहते हैं तो हमें शायद अंदाज़ा नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि लोग तो शहरों में ही हैं, पब्लिक तो शहरों में रहते हैं। शहरों में घर से, गाँव में जो घर होते हैं उसमें से 1 से 2 शख्स इसलिए आते हैं शहरों में कमाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, लेकिन अच्छी खासी आबादी का ताल्लुक गाँव देहात से है। और गांव देहात में ही जो वसाइल हैं, जो हालात हैं, जो खेती बाड़ी है, जो फसलें हैं, उससे किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। वहाँ पर इनकम इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती। जाहिर सी बात है, जो किसान उगाता है वो इतने अच्छे से मिलता नहीं है उन्हें, बीच के लोग ज़्यादा खा जाते हैं। इनका फोकस कितना ज़बरदस्त है कि किसी तरीके से, जैसे टूरिज़म के हवाले से बताया कि अगर रूरल एरिया में कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर बाकायदा टूरिस्ट आएँ, उससे भी उनको फ़ायदा हो। इनका मकसद सिर्फ ये नहीं कि टेक्नोलॉजी बढ़े और पेट्रोल किससे जान छूटे। इनका फोकस एक गरीब आदमी, और गरीब आदमी भी कौन सा वाला, किसान। इनका मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का सिर्फ यही मकसद रख लिया है, जिसकी वजह से ये उसी के हवाले से भरपूर कोशिश करते हैं और बहुत कॉन्फिडेंस है अपने मामले में। इन्हें आंकड़े पता हैं, इन्हें चीज़ें पता है, तो बड़े, जब भी ये कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ वो होता है, जब भी ये कहते हैं तो उस टाइम पे इनके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट आती है बड़ा, और वही मुस्कुराहट की वजह से वो मुस्कुराहट सबके चेहरे पे आती है। तो जब भी मतलब है कि इनकी बात सुनता हूँ तो बड़ी खुशी होती है कि यार कोई भी शख्स अपने काम को, अपने फ्यूचर को, अपनी चीज़ों को लेके कॉन्फिडेंस होता है तो कुदरत भी उसका साथ देती है, उसको सपोर्ट भी करती है, कहीं ना कहीं से रास्ते भी बनते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो कॉन्फिडेंस है, इन्हें तरक्की पे तरक्की दिलाए जा रहा है। अच्छा, अच्छी चीज़ों में कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, सही रास्ते में सही तरीके से करने में कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़े दिनों पहले एक वीडियो देख रही थी जिसमें पर्सनालिटी को किस तरीके से अट्रैक्टिव बनाया जाए। मैं अक्सर देखती हूँ एस जयशंकर इतने अट्रैक्टिव लगते हैं, मोदी जी इतने अट्रैक्टिव लगते हैं, ये इतने अट्रैक्टिव लगते हैं। तो मैंने सोचा यार मुझे पता होना चाहिए कि वो कौन सी बेसिक चीज़ है जो आपकी पर्सनालिटी को दूसरों से अलग करती है, जो आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाती है। तो आपको पता है नंबर 1 पे आई एक ही बात जो रिसर्च से और जो पूरी दुनिया की रिसर्च से पता चला है कि कॉन्फिडेंस। अच्छा, वो उन्होंने बताया कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंट होना एक शख्स का बहुत माइनर सा फर्क है इसमें। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। आपने कभी भी देखा होगा ये लोग बड़े हम्बलनेस के साथ, बड़े पोलाइटली अपने पक्ष को बयान करते हुए, अपनी बात को रखते हुए, लेकिन उसमें ओवर नहीं होते कभी भी। ओवर कॉन्फिडेंट होकर कुछ भी नहीं बोलते, 2-4 लफ्ज़ ज़्यादा बोल दिए, 2-4 जुमले ज़्यादा बोल दिए, 2-4 लोगों को सुना डाली ओवर कॉन्फिडेंट होकर, तो वो भारी पड़ जाता है। ये चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंस रहो, लेकिन उसके साथ साथ आप कॉन्फिडेंट तो हो अपने आप को, अपनी बात को, अपने पक्ष को लेकर, लेकिन किसी और पर उंगली नहीं उठाते, कभी किसी को बुरा नहीं कहते। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है दूसरों से अलग करती है। जैसे मैंने कहा कि मुझे इन्वेस्टमेंट का कभी भी टेंशन नहीं रहता, मुझे इन्वेस्टमेंट की कभी भी परवाह नहीं रहती। मेरे पास तो लाइन पड़ी हुई है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो लोग खड़े लाइन लगा के कि भाई हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया हो उसमें ऊंच नीच हो। एक तो बोलते बहुत सोच समझ कर हैं, कुछ भी बोलते हैं, इनको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ,
बाकायदा टाइम एक एस्टिमेटेड टाइम दे देते हैं उसके लिए, एक डेडलाइन देते हैं। जैसे उन्होंने कहा 5 साल के अंदर आप देखेंगे कि इंडिया सबसे आगे होगा, सारे कंट्रीज इंडिया के पास आएंगे, इंडिया हब बन चुका होगा। हमेशा जो भी टाइम दिया है, जो भी बताया है कि इतने सालों में ये हो जाएगा, इतने सालों में ये हो जाएगा, इतने सालों में ये हो जाएगा, वो होकर दिखाया है, वो करके दिखाया है। इन्होंने इसमें ये बात बोली भी कि मैं जो भी कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ, वो हवाई बातें नहीं होती, यानी कभी कभी मुंह के फायर नहीं होते, जो भी होता है वो हकीकत में करके भी दिखाते हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है, उस प्लान पर एग्जीक्यूशन होता है। ये अपने आप में बहुत कमाल की बात है। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई ये सुन के कि 16 लाख करोड़ का इम्पोर्ट फॉसिल फ्यूल्स का, सिर्फ यानी इतना बड़ा अमाउंट बजट में से सिर्फ और सिर्फ फ्यूल के ऊपर जाता है। 16 लाख करोड़ बहुत बड़ा एक, मैं कहूँगी, इन्वेस्टमेंट होगा। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर वो बच जाए, अगर वो कंट्री में लगे तो कंट्री क्या से क्या हो जाए, कंट्री कितनी तेज़ी से तरक्की करे। उन्होंने जब सवाल किया कि आपको लगता है कि कोविड की वजह से चीज़ें टल गई, फिर आपने देखा कि वॉर की वजह से चीज़ें टल गई, तो आपको क्या लगता है कहेंगे, तो मैं कुछ कह रही हूँ, ये वाला सवाल तो वाले था ही नहीं। हमने एक वीडियो भी देखी थी जिसके अंदर बताया गया था कि हर कंट्री, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो चाइना क्यों ना हो, इवन सबकी जो एक इकोनॉमी की ग्रोइंग है वो कम हुई है, वो कम से कम हुई है कोविड के बाद से, वॉर की वजह से, कुछ भी मामला रहे। लेकिन इंडिया वो वाहिद कंट्री है जिसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, कभी भी नीचे नहीं जा रही है, ऊपर जा रही है। तो यही इसी चीज़ से पता चलता है कि कितनी मेहनत चल रही है, कितनी प्रोग्रेस हो रही है, कितना ज़्यादा फोकस है अपने काम पर। मैं तो दुआ करती हूँ, ऐसी बात बोलना नहीं चाहती, लेकिन मैं नितिन जी को देखती हूँ या ऐसे मिनिस्टर्स को देखती हूँ, मैं सोचती हूँ इतना नॉलेज है इनके पास, इतना एक्सपीरियंस है इनके पास। जैसी बात है, हर इंसान को दुनिया छोड़नी है, कभी ना कभी जाना है, तो काश कुछ ऐसा होता कि इनके दिमागों को सेव कर देते, इनके दिमागों को, इनके जो थॉट्स हैं, इनके जो आइडियाज़ हैं, जिस तरीके से इनका दिमाग चलता है, फंक्शन करता है, इतना बेहतरीन सोचता है, इस चीज़ को किसी तरह हम सेव कर पाते, इस चीज़ को किसी तरह हम संभाल लेते हैं कि ये ज़ाया ना होता, ये नहीं जाता इस दुनिया से, हमेशा दुनिया में रहता ता क़यामत। मैं हमेशा अक्सर इनकी वीडियोज़ देखने के बाद दिमाग में यही थॉट आता है कि यार काश ये कभी भी हमसे दूर ना हो। ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मेरी दुआ है कि हमेशा ऐसे ही काम होता रहे, हमेशा इसी तरीके से फोकस रहे अपने वर्क पे, अपने मुल्क पर। और एक वीडियो में तो उन्होंने कह भी डाला था कि मेरी अब जितनी भी ज़िंदगी है मैं समर्पित करना चाहता हूँ अपने किसानों को। अब देखिए कहाँ रह जाता है भेदभाव, कहाँ रह जाता है करप्शन, कहाँ रह जाता है थोड़ा सा भी ऊंच नीच, कहाँ रह जाती है जब एक मिनिस्टर, एक इतनी बड़ी पद पे है जो इंसान है, जो इतनी बड़ी पोस्ट पर है, जो सब करता धरता है, जिसको पता है कैसे करना है, क्या करना है, वो अपने गरीबों के बारे में सोचे, वो अपने किसानों के बारे में सोचे, वो कहे कि हमें इनको आगे लेकर जाना है, इनको कभी भी इनका मुआवजा नहीं मिलता, इनको कभी भी इनका राइट नहीं मिलता। जब उसके दिल में दर्द हो तो क्यों नहीं उनकी किस्मतें बदलेंगी, क्यों नहीं मुल्क तरक्की करेगा। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।